तो साथियों नमस्कार, जय हिंद। सैनिक मंत्रा की पोर्टफोलियो रिव्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का जो ये पोर्टफोलियो रिव्यू है ना, काफी सरल, सुंदर और इंटरेस्टिंग है। हमारे आज के जो इन्वेस्टर है जिन्होंने पोर्टफोलियो रिव्यू सर्विस लिया था 499 रुपीज पेड करके, जब इनसे हमारी बात हुई तो इन्होंने हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई कि सर मैं ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूं, एसआईपी कर रहा हूं, लेकिन मेरा जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है वो अनस्टेबल चल रहा है, मतलब स्टेबल तरीके से नहीं चल रहा है, काफी वोलेटाइल चल रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि अब इसको किस तरह से आगे ले जाए। दूसरी चीज इन्होंने ये बताई कि मैं म्यूचुअल फंड में लंबे समय तक इन्वेस्ट करना चाहता हूं। मेरा एक ही टारगेट है, म्यूचुअल फंड के थ्रू मुझे वेल्थ क्रिएशन करना है, फाइनेंशियल फ्रीडम लेना है। मेरी लाइफ में कोई बड़ा जिम्मेदारी नहीं है जहां पर मुझे रुकना पड़े। मैं लंबे समय तक अच्छे से एसआईपी करके और बीच बीच में लमसम भी करूंगा। वेल्थ क्रिएशन करना ही मेरा सबसे बड़ा टारगेट है। तो आज का ये पोर्टफोलियो रिव्यू जो है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको सीखने को ये मिलेगी कि जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो किस प्रकार की गलतियां करते हैं, हमारा बैलेंसिंग किस तरह से खराब हो जाता है और क्यों हमारा जो पोर्टफोलियो है वो अनस्टेबल हो जाता है, ज्यादा वॉलेटिलिटी हो जाती है। और इस वजह से हमें आगे चल के कुछ पता नहीं चलता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट सिनेरियो जो है हर क्वार्टरली चेंज होता रहता है, नई नई चैलेंजेस मार्केट में आती रहती है। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को सही तरीके से कंस्ट्रक्ट नहीं करते हैं, सही तरीके से नहीं बनाते हैं, उसका बैलेंसिंग सही नहीं है, मार्केट रीडिंग सही नहीं है, और आगे चल के लंबे समय तक आप एसआईपी करने वाले हो, इस लंबे पीरियड के अंदर में समय समय पे उसको रीबैलेंस करना और उसकी केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप भी चाहते हो कि पोर्टफोलियो आपका रिव्यू किया जाए तो स्कैनर जो आपको दिख रहा है उसके ऊपर 499 रुपीज पेड करके दिए हुए नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा। हमारी तरफ से आपको कंसल्टेशन कॉल आएगा। ओवरऑल आपका फाइनेंशियल लाइफ जो है उसको हम डिजाइन करके आपको देंगे और अच्छी तरह से सारी चीजें टॉपिक टू टॉपिक समझा भी देंगे। आइए, आज के जो इन्वेस्टर है उनका नाम है मितेंद्र सिंह। सबसे पहले इनकी प्रोफाइल समझते हैं कि इनकी प्रोफाइल कैसी थी। देखिए, बहुत सुंदर और काफी ज्यादा लोगों के साथ में ये प्रोफाइल मैच होगी। एज कितनी है? 37 ईयर एज है। और डिपेंडेंट कितने हैं? टोटल 3 डिपेंडेंट है, मैडम है, 2 बच्चे हैं। इसमें एक 7 साल का बेटा है, दूसरा 5 साल का बेटा है। सिंपल सी चीज है। अब यहां पर देखिए स्टेटस, 16 साल की सर्विस अभी हो रही है और इनका जो प्लानिंग है, रिटायरमेंट का जो प्लानिंग है, रिटायरमेंट का प्लानिंग दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये बहुत ज्यादा मायने रखता है कि आप प्रीमेच्योर रिटायरमेंट का डिसीजन ले रहे हो या कलर सर्विस करके जा रहे हो उसका डिसीजन लिया है। आपके रिटायरमेंट के लिए कितना टाइम बचा हुआ है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद में किसी भी एक सर्विसमैन की लाइफ में 6 महीना 1 साल का पीरियड जो होता है थोड़ा सा चैलेंजिंग पीरियड होता है। तो इनका प्लानिंग है कि 24 साल सर्विस पूरी करके जाएंगे, यानी कि यहां पर अभी इनके पास में तकरीबन 8 साल ऐसे हैं जहां पर इनकी सैलरी चलती रहेगी, इनकम जो है स्टेबल बनती रहेगी। आज की डेट में इनकी जो अर्निंग है ये 75,000 रुपया पर महीना इनका ग्रोथ सैलरी आ रहा है। उसके अलावा 10,000 रुपया अलाउंस आ रहा है, मतलब कि 85,000 रुपया हर महीने इनके पास में आ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर देखिएगा, जो एक्सपेंसेस है यानी कि महीने भर के जो खर्चे हैं वो सिर्फ 10,000 रुपया प्रति महीना है। बहुत अच्छी बात है, बहुत कम लोगों की प्रोफाइल में इतने कम खर्चे से काम चलता है। इन्होंने हमें बताया था कि मुझे सिर्फ 10,000 रुपया प्रति महीने का खर्चा आ रहा है, बाकी कामकाज जो है घर की तरफ से चल जा रहा है, तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप अपने खर्चों को मैनेज कर पा रहे हैं तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, इनके इन्वेस्टमेंट के पार्ट पे अगर हम जाए तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हम सबका प्यारा एपी फंड सबके पास में होता है, लेकिन एपी फंड में मंथली कंट्रीब्यूशन जो है ना 25,000 रुपए का कर रहे हैं। आज की डेट में इनके एपी फंड में 7 लाख रुपए का टोटल जमा पूंजी हो गया है। देखो, एक चीज बहुत वजन के साथ में, बहुत फोकस के साथ में मैं आपको बताना चाहता हूं, एपी फंड जो हमारा है ना, ये वेल्थ क्रिएशन का साधन नहीं है। ये आपको कभी अमीर नहीं बना देगा या कभी फाइनेंशियल फ्री नहीं बना देगा, बट एपी फंड जो है ऑन सर्विस रहते हुए हमारा एक सेविंग का व्हीकल है, मतलब सेविंग का साधन है। यहां पर हम गारंटेड ब्याज के साथ में सरवाइव करते हैं, अपना पैसा बचाते हैं और रिटायरमेंट के टाइम पे अपनी सेफ्टी के लिए वो पैसा यूज करते हैं। तो एपी फंड के अंदर आपका इतना ही कॉर्पोरेट होना चाहिए जितना कि आपको सेफ्टी मनी के रूप में चाहिए।
ये बात हमेशा ध्यान रखिए। ओवरडोज अगर आप एपी फंड में करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके वेल्थ क्रिएशन में नुकसान करता है। आगे इसका पूरा कैलकुलेशन मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल के लिए ये समझ लीजिए कि 25,000 हर महीना एपी फंड कटा रहे, आज की डेट में 7 लाख रुपया इनके पास जमा पूंजी है। पीएलआई, देखिए बहुत बड़ी गलतियां हम लोग करते हैं। पीएलआई हर महीने पीएलआई जा रही है 4,700 रुपया और 2029 में ये मेच्योर हो जा रही है। आप किसी भी टाइप की पीएलआई करा लेंगे, हर फौजी भाई के पास पीएलआई होती है। सरकारी तौर पे ट्रेनिंग सेंटर में या यूनिट में कहीं भी पीएलआई की तरफ से क्लास अरेंज होता है और हम पीएलआई करा लेते हैं। अच्छी बात है, पीएलआई में थोड़ा बहुत इंश्योरेंस आपको मिल जाता है, लेकिन ओवर द पीरियड आप पीएलआई का किसी भी तरह कैलकुलेशन कर लेंगे तो 7% से ज्यादा का रिटर्न नहीं मिलेगा। और अगर कोई ये सोचता है कि मैंने इंश्योरेंस के लिए लिया है, फिर तो बहुत ही बड़ी गलती की है। इसमें कोई इतना बड़ा इंश्योरेंस नहीं मिलता है जिससे कि आपकी फैमिली को बहुत ज्यादा अच्छा सपोर्ट मिल जाए। लेकिन अब ये गलती हो गई है, इसका क्या कर सकते हैं? अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है अच्छा खासा, तो पीएलआई को क्लोज करके उन्हीं पैसों को अलग जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट इनकी प्रोफाइल में क्या हुआ है, 2026 तो अभी चल रहा है और 2029 में ये कंप्लीट हो रहा है, तो 3 साल के लिए इसको छेड़ना सही नहीं है, क्योंकि पेनल्टी के नाम पे वो कुछ अमाउंट आपका काट लेंगे। तो हमने ये सजेस्ट किया है कि इस पीएलआई को चलने दीजिए। एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहां पर देखिए, पीपीएफ में इन्होंने 5 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रखा है। पीपीएफ में 5 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रखा है और ये 2022 में इन्वेस्ट किया था। इसको खाली ध्यान में रखिएगा, आगे चल के मैं बताऊंगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम हुई है। तो मोटा मोटा ये प्रोफाइल समझ में आपको आ गई कि किस तरह की प्रोफाइल है और किस तरह का इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया हुआ है। इसके अलावा इन्होंने जो म्यूचुअल फंड ऑलरेडी चला रखे हैं, जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, उसके ऊपर एक नजर मारते हैं। अब मेन पार्ट वीडियो का शुरू हो रहा है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में हम लोग किस तरह से गलतियां करते हैं, उस गलतियों को कैसे सुधारा जाता है, उस चीज को समझने की जरा यहां पर कोशिश कीजिएगा। अब इनका जो म्यूचुअल फंड का जो डिजाइन है पोर्टफोलियो का, उसको मैं आपको समझाता हूं। और यहां पर एक चीज मैं याद दिला दूं, जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था, जब इन्होंने हमसे बात किया था तो बोला था कि मेरा म्यूचुअल फंड अनस्टेबल चल रहा है, मतलब कि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो रही है। अब ऐसी कंडीशन में समझ में नहीं आ रहा है। सभी को पता है पिछले 1.5-2 साल से मार्केट जो है काफी वॉलेटाइल चला। असली खेल, आप जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो असली सांसें तभी फूलती है जब मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी आती है। ये है ना 100 मीटर स्प्रिंट नहीं है। हम फौज में जब बीपीटी दौड़ते हैं ना, तो 5 किलोमीटर का रन होता है, एक जैसे स्टेप में जाके बीपीटी कंप्लीट करना होता है। 100 मीटर स्प्रिंट अगर आपने स्टार्टिंग में ही मार दिया तो 5 किलोमीटर पूरा करना काफी आपको मुश्किल हो जाएगा। वही कुछ चीजें जो है इस पोर्टफोलियो में हुई है। ध्यान से आपको मैं समझाता हूं। इन्होंने कौन कौन सी एसआईपी कर रखी है, देखिए। एक्सिस स्मॉल कैप में 2,000 रुपए की एसआईपी कर रखी है, 2,000 रुपए की एसआईपी कर रखी है। अगस्त 2023 से यह स्टार्ट किया था। उसके बाद में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में यहां पर 2500 की एसआईपी कर रखी है, वो भी अगस्त 2023 में स्टार्ट किया था। उसके बाद देखिए एसबीआई स्मॉल कैप में एसआईपी कर रखी है, 500 रुपए की एसआईपी है, वो भी अगस्त 2023 में स्टार्ट कर रखा था। एक तरह से आप देखने जाएंगे ना, तो यहां पर स्मॉल कैप ज्यादा ले लिए है। देखिए स्मॉल कैप बहुत ज्यादा इसमें ले लिए। मैं आपको टॉपिक वाइज आगे चीजें सारी समझाता हूं। इसके बाद क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में इन्होंने 1500 रुपए की एसआईपी कर रखी है, ये दिसंबर 2022 से कर रखी है। सबसे पुराना फंड इनके पास ये है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट देखिएगा, आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी फंड, यहां पर इन्होंने लमसम डाल रखा था दो समथिंग 29,200 रुपया, लेकिन आजकल उन्होंने क्लोज कर दिया है, बंद कर दिया है। और यहां पर एक आईसीआईसीआई का लार्ज कैप ले रखा था, उसमें 12,500 रुपया था, वो भी क्लोज कर दिया है। इसके अलावा पराग परिक फ्लेक्सी कैप में 2,000 की एसआईपी चल रही है जुलाई 2023 से। अब देखिए ये पूरा पोर्टफोलियो आप एक बार फिर से पढ़िए, आपको खुद ही कुछ चीजें जो है ना समझ में आ जाएगी। देखिए ये जो पोर्टफोलियो डिजाइनिंग है ना, इस डिजाइनिंग को म्यूचुअल फंड की लैंग्वेज में, हमारे जो एजुकेशन है, फाइनेंशियल एडवाइजर का जो एजुकेशन है, उसमें बोला जाता है रीसेंसी बायस। देखो मैंने यहां पर लिखा है, इसमें क्या मिस्टेक है। ये जब हम बायस पढ़ते हैं ना, पोर्टफोलियो डिजाइन जब आपकी समझते हैं, तो इसमें इन्वेस्टर का माइंडसेट झलकता है। इन्वेस्टर किस माइंडसेट से इन्वेस्ट कर रहा है वो समझ में आता है। इसको बोलते हैं रीसेंसी बाइस। रीसेंसी बाइस क्या होता है कि आपने जब भी इन्वेस्टमेंट करने का सोचा, तो तुरंत मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है,
स्मॉल कैप बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, स्मॉल कैप ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, जो भी ट्रेंड चल रहा है ना उसके ऊपर आप हावी हो जाते हो, उसका रिसेंट का जो रिटर्न है उस रिटर्न को देख के आप उससे प्रभावित हो जाते हो और उसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हो, है ना। इसको बोलते हैं रीसेंसी बाइस। इतने से काम कभी भी नहीं बनता है। हम जब एक फंड सिलेक्शन करते हैं तो 21 पैरामीटर्स चेक करते हैं एक फंड सिलेक्ट करने के लिए, लेकिन यहां पर क्या किया, रीसेंसी बाइस कर दिया, प्रभावित हो गए। अब इस पोर्टफोलियो डिजाइन में अनबैलेंस क्यों हो रहा है, इसका सबसे बड़ा मैं कारण आपको बता रहा हूं। पिछले 2 साल से मार्केट वोलेटाइल चला, स्मॉल कैप को लोगों ने चाहना दी, बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए। क्यों? क्योंकि 2020 कोरोना के बाद वाला 2020 से लेके 2024 तक का जो बुलिश मार्केट चला, जो बहुत तेज चला मार्केट, इसके अंदर स्मॉल कैप में काफी अच्छा रिटर्न बना के दिया, क्योंकि मार्केट ही पूरा तेज चल रहा है तो देगा। लेकिन स्मॉल कैप का डार्कनेस, जो स्मॉल कैप की अंधेरी है ना दुनिया, वो क्या है लोगों को पता नहीं है। स्मॉल कैप आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, लेकिन उसका जो बैलेंस है ना वो आपकी प्रोफाइल के हिसाब से परफेक्ट होना चाहिए और मार्केट सिनेरियो के हिसाब से मैच करना चाहिए। स्मॉल कैप के अंदर जब बहुत बड़ी सेलिंग आती है तो रिटेल इन्वेस्टर जो है ना वो मार खा जाता है। एक बहुत अच्छा टॉपिक में 1 मिनट लेके आपको बता रहा हूं, नॉलेज के लिए बता रहा हूं। यहां पर देखिए, ये जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप है और एसबीआई स्मॉल कैप है, इसके ऊपर सेबी ने जो है ना लमसम इन्वेस्ट करने के लिए रोक लगा रखी, प्रतिबंध लगा रखा है। इसका कारण क्या है कि स्मॉल कैप में जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसमें हैवी वोलेटाइल स्टॉक होते हैं और हम रिटेल इन्वेस्टर है, 10,000 15,000 20,000 की एसआईपी कर रहे हैं। बट कई लोग जो है करोड़ों में अरबों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब जब स्मॉल कैप की दशा ठीक नहीं होती है, जब कंसोलिडेट होने लगता है तो वो करोड़ों रुपया अपना एक साथ में विड्रॉल करते हैं। कोई भी इंसान जो इन्वेस्टर है वो जब विड्रॉल का बटन दबाएगा तो म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास कोई पावर नहीं है कि उसका पैसा रोक दिया जाएगा। उनको अपने स्टॉक सेल करके, जिसने रिडीम के लिए एप्लीकेशन डाला है, विड्रॉल के लिए एप्लीकेशन डाला है, उनको 3 दिन में पैसा वापस देना ही है। तो वो क्या करेगा कि जो खराब खराब स्टॉक होंगे वो पहले बेच देगा। लेकिन वोलेटाइल मार्केट में इतना ज्यादा प्रेशर आएगा, इतने ज्यादा लोग विड्रॉल कर लेंगे कि उनको मजबूरी में जो अच्छे स्टॉक होंगे ना वो भी बेचने पड़ जाते हैं। और ऐसी कंडीशन में जो बड़े इन्वेस्टर है, जिन्होंने अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर रखे हुए हैं, वो कभी अपने आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वो लोग तो सही समय पे मार्केट को पहचान जाते हैं, अपना पैसा बचा लेते हैं। लेकिन जो छोटा इन्वेस्टर है, जो रिटेल इन्वेस्टर है, वो बेचारा फंस जाता है। और आपको जब तक ये चीजें समझ में आती है तब तक आपका पोर्टफोलियो -15% -20% चला जाता है। इसीलिए सेबी ने इन्वेस्टर की भलाई के लिए ये जो 2 स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप निप्पॉन इंडिया और एसबीआई, इन दोनों में लमसम इन्वेस्ट करने के लिए रोक लगा रखी थी, प्रतिबंध लगा रखा है। ये मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूं। अब देखिए, यहां पर स्मॉल कैप का पोजीशन जो है इनकी प्रोफाइल के हिसाब से ज्यादा ले लिया। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? क्योंकि आपकी जो सर्विस बची हुई है वो 8 साल बची हुई है। 8 साल के बाद में आपको एक रिटायरमेंट का पीरियड आने वाला है और इतना बड़ा स्मॉल कैप का पोजीशन आपके लिए सही नहीं है। ऊपर से आपने एक क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि एक थीमेटिक फंड है, एक सेक्टोरियल फंड है। सेक्टोरियल और थीमेटिक फंड में फौजी आदमी को कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक आधा 2 ऐसे सेक्टोरियल फंड है जिसका फ्यूचर काफी अच्छा है, वो हम पर्सनली जब सजेस्ट करते हैं, जिनकी प्रोफाइल में सेट होता है उस टाइम पे हम सजेस्ट करते हैं। मैक्सिमम टाइम पे आपको सेक्टोरियल फंड में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक बहुत बड़ी गलती आप समझ लीजिए कि लार्ज कैप जिसमें पैसा लगा के रखना चाहिए था उसको क्लोज कर दिया गया है। तो ये कुल मिला के जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का जो स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं रीसेंसी बाइस, जो मैंने आपको समझाया कि रीसेंसी बाइस क्या होता है। अब थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन एक और रह गया है। देखिए, लायबिलिटीज मतलब कि लोन भी है साहब के पास में, एक पर्सनल लोन ले रखा है, 2,40,000 अभी रिमेनिंग है भरने के लिए बाकी, और पर महीने का 11,000 का ईएमआई चल रहा है। लेकिन इनका टारगेट है कि आने वाले 26 मंथ में मैं इसका कंप्लीशन कर दूंगा। तो साहब ने खुद ही बताया कि मुझे लोन की चिंता नहीं है, मैं आराम से उसको कंप्लीट कर दूंगा, तो इसके लिए अलग से कोई डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। ऑब्जर्वेशन क्या है? अब पोर्टफोलियो का असली मैनेजमेंट शुरू होता है, ध्यान से समझिएगा। 8 साल के बाद में रिटायरमेंट है, 16 साल की नौकरी हुई है, 24 साल करना चाहते हैं, 8 साल के बाद में रिटायरमेंट है। अब यहां एक गलती क्या कर रहे थे, जो मैंने प्रोफाइल समझते समय आपको बताया था। ये जो एपी फंड है,
इसमें 25,000 रुपए का पर मंथ का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। आज की डेट में 7 लाख रुपया है। ये जो 25,000 का कंट्रीब्यूशन है ना, ये थोड़ा सा हैवी कंट्रीब्यूशन हो जाता है। मतलब इतना कंट्रीब्यूशन करके आप यहां पर अमीर नहीं बनने वाले, ये आपका सेविंग के लिए एक साधन है। तो यहां पर क्या करना चाहिए कि आपको हर महीने एपी फंड में सिर्फ 15,000 रुपया, सिर्फ 15,000 रुपया आपने कंट्रीब्यूट करना है। अगले 8 साल तक ये चलता रहेगा। आज की डेट में अगर 7 लाख है तो 15,000 कंट्रीब्यूशन के साथ में जब आप रिटायर्ड होंगे 24 साल की सर्विस करके, तो आपका एपी फंड बन जाएगा 33,09,000 रुपया। कितना बन जाएगा? 33,09,000 रुपया। सफिशियंट है, कोई दिक्कत नहीं है। 33 लाख आपका ये मिल गया। इसके साथ में आपके जो रिटायरमेंट के एम्लुमेंट्स जो है, एजीआईएफ वगैरह, ग्रेच्युटी वगैरह, ये सारा मिला के एटलीस्ट आप 45 से 50 लाख रुपया लेके निकलेंगे, क्योंकि 8वां वेतन आयोग जो है लागू हो जाएगा आपके रिटायर्ड होने में से पहले। दूसरा एक चीज देखिए, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, पीपीएफ का जो इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, पीपीएफ 5 लाख रुपया पीपीएफ में इन्वेस्ट कर रखा है 2022 में। ये मिसमैचिंग है। देखिए 2022 में इन्वेस्ट कर रखा है। पीपीएफ के रूल के हिसाब से 15 साल का आपका लॉक इन पीरियड है, आपको लिक्विडिटी नहीं मिल रही है। हमारे बहुत सारे फौजी भाई ना इस लिक्विडिटी के बारे में बहुत बड़ी गलती करते हैं। हमेशा आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए अगर आपका रिटायरमेंट नजदीक आ रहा है, जहां पर आपको लिक्विडिटी मिल सके। अगर आपके पास लिक्विडिटी नहीं है तो भाई साहब, सिविल में ना फौजी आदमी का हाथ थामने वाला कोई नहीं है। फौजी आदमी का आपका सच्चा साथी जो है ना, आपका मेहनत का बचाया हुआ पैसा है। कोई रिश्तेदार आपका हाथ नहीं थामेगा। उस समय पे आपने कहीं आपके पैसे जो ऐसी जगह फंसा दिए जहां पर आपको लिक्विडिटी नहीं मिल रहा है, लाइक प्रॉपर्टी में डाल दिए, पीपीएफ जैसी चीजों में डाल दिए जहां लॉक इन पीरियड है, आप उस पैसों को सही समय पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखिए रिटायरमेंट कब आ रहा है? 8 साल बाद आ रहा है। और यहां पर पीपीएफ का मेच्योरिटी जो बनेगा, ये बनेगा 2037 में। 2037 में पीपीएफ का मेच्योरिटी बन रहा है और रिटायरमेंट आपका आ रहा है 2033 में। यानी कि 3 साल के गैप के बाद में ये पीपीएफ का अमाउंट आपको मिलेगा, जो कि कुछ काम का नहीं हुआ। अगर रिटायरमेंट के समय पे वो मिलता तो आपको थोड़ा बहुत काम भी देता। तो हमने ये सजेस्ट किया है कि अभी तक जो डाल दिया ठीक है, आप उसको विड्रॉल नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब से पीपीएफ में पैसा डालना बंद कर दीजिए। उस पैसों को आप म्यूचुअल फंड में लमसम के रूप में आगे चल के धीरे धीरे इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिपेंडेंट्स को लेकर जैसे कि इन्होंने पहले बताया कि कोई इश्यू नहीं, बच्चे अभी छोटे हैं। देखिए सबसे बड़ा बेटा है 7 साल का, जो कि रिटायरमेंट के टाइम पे 7 और 8 15 साल का हो जाएगा। तो फिर भी उनके पास 3-4 साल 5 साल का ऐसा गैप है जहां पर वो उस बच्चे का भविष्य सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहां पर ये जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जो उन्होंने ऑलरेडी बना रखा है, उसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? मिस बैलेंसिंग है। देखिए बैलेंसिंग बहुत मिस है। जो चीजें मैंने आपको बताई थी कि यहां पर हम दिक्कत क्या करते हैं, टोटल जो एसआईपी चल रही है 2,000, 2,500, 5,000, 1,500 और 2,000 ऐसे करके 9,500 की ऑलरेडी एसआईपी कर रहे हैं। 9,500 में से जो स्मॉल कैप के अंदर एसआईपी कर रहे हैं उसका जो वेटेज है 52% है। देखिए स्मॉल कैप के अंदर ही 52% पैसा डाल रहे हैं, मतलब कि बहुत हैवी रिस्क और बहुत हैवी वॉलिटिलिटी इन्होंने ऑलरेडी ले रखी है। इसके अलावा एक क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो मैंने बताया आपको, कभी भी थीमेटिक फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो ये मिसबैलेंस चल रहा है। अब इसका ओरिजिनल पोर्टफोलियो क्या होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। देखिए एसआईपी करनी है हमको, सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि एसआईपी कितनी करनी है, कितने अमाउंट की एसआईपी करनी है, वो डिसाइड करना होता है। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, हमने एपी फंड कटा दिया, पीपीएफ बना लिया, पीएलआई करा लिया, एलआईसी करा लिया, उसके बाद में घर के खर्चे चल गए, उसके बाद में कुछ बचा तो हम एसआईपी करते हैं। ये बहुत बड़ा गलत डिसीजन है। इस तरह से अगर आप टाइम पास वाली एसआईपी करेंगे ना, कभी भी अपना वेल्थ क्रिएशन नहीं कर पाएंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। एसआईपी अमाउंट डिसाइड करने के लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला होता है जहां पर हम इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करके चलते हैं। एक फॉर्मूला होता है जो आपकी एज के अनुसार आपकी जो मंथली इनकम है उसका टोटल कंट्रीब्यूट करके एसआईपी डिसाइड करना होता है। यहां पर ये फॉर्मूला लगाए, देखिए टोटल इनकम जो है 75,000 रुपया है, अलाउंस को छोड़ के 75,000 रुपया आपकी इनकम है, जो कि इंक्रीमेंट होगा आगे और बढ़ेगी। उसमें से सिर्फ 24%
आपकी एज के हिसाब से लिया गया और एसआईपी का अमाउंट कितना आ रहा है, 18,000 रुपये पर महीना। 18,000 की एसआईपी करनी है। ऑलरेडी 9,500 की एसआईपी कर रहे थे, सिर्फ 18,000 की करनी है। 9,000 रुपया बढ़ाना है, आसानी से बढ़ा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए, यहां पर मैं आपको पहले बता दूं, यहां पर मैं सिर्फ आपको बैलेंसिंग बताऊंगा। कौन कौन से फंड होने चाहिए, किस कैटेगरी के फंड होने चाहिए, किसमें कितना कंट्रीब्यूट होना चाहिए, उस फंड की क्या खासियत है, उसका मैनेजमेंट किस स्टाइल में इन्वेस्टमेंट करना है, उसका फ्यूचर कैसे चल रहा है, उसका बैक परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है, वो सब कुछ हम क्लाइंट को कॉल के ऊपर सारी चीजें दिखाते हैं, बताते हैं, प्रोफाइल पीडीएफ भेज के सारी चीजें समझाते हैं। तो वो ऑलरेडी हमने साहब को समझा दिया है। आपकी जानकारी के लिए मैं सिर्फ ये चीजें बताता हूं कि इसका बैलेंसिंग कैसे होगा। देखिए, जो अभी मार्केट सिनेरियो चल रहा है, आपने देखा कि निफ्टी 50 जो है 25,000 पॉइंट से लेकर 26,000 पॉइंट के बीच में ट्रेड कर रहा है। ऐसे सिनेरियो में जो पिछले 2 साल का माहौल चला, डोनाल्ड ट्रंप का ट्रेड वार चला, अमेरिका चाइना वगैरह और वर्ल्ड वार का जो दृश्य बना, गोल्ड की जो अपॉर्चुनिटी बनी, इन सब चीजों को लेकर जो अनसर्टिनिटी बनी, उस हिसाब से आपकी प्रोफाइल में सेफ्टी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि 8 साल के बाद में रिटायरमेंट है। तो यहां पर आपके प्रोफाइल के अंदर हाइब्रिड फंड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हाइब्रिड फंड जो है ना, ये 38% आपका जो 18,000 का एसआईपी है, इसमें से 38% क्या है, हाइब्रिड फंड है। हाइब्रिड फंड क्यों, क्योंकि हाइब्रिड फंड का जो रेशियो होता है वो 65-35 का होता है। जो भी पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं उसमें से 35% पैसा जो है वो जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, ऐसी जगह पे डेट में जाके इन्वेस्ट होता है। तो हर साल यहां से एक फिक्स रिटर्न आपको मिलता है, ब्याज मिलता है, जो कि आपके म्यूचुअल फंड के रिटर्न को मजबूत बना के रखता है। जब भी मार्केट में वॉलिटिलिटी आएगी तो यहां से जो फिक्स चीजें आई वो आपको आपके म्यूचुअल फंड को मजबूत बना के रखेगा। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि 65% का पैसा जो वो इक्विटी में गया, सब मिक्स इक्विटी में जाता है। तो जब भी मार्केट बुल करता है, जब मार्केट ज्यादा तेज चलता है, तो वहां से आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। तो वेटेज कितना होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 38% का जो वेटेज है वो आपका हाइब्रिड में। लार्ज कैप के अंदर 27% का वेटेज होना चाहिए। देखिए, यहां पर एक गलती क्या किया था साहब ने, लार्ज कैप में कुछ पैसा इन्वेस्ट किया था लेकिन उसको क्लोज कर दिया। ये समझ में नहीं आया कि शायद उसमें कम रिटर्न मिलेगा या इसका क्या उपयोग है, वो समझ में नहीं आया तो क्लोज कर दिया। तो सही सलाह क्या है कि लार्ज कैप में 27% का आज की डेट में कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। और मिड कैप का काम है आपके पोर्टफोलियो को ग्रोथ दिलाना। यहां पर 16% का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। और देखिए, फ्लेक्सी कैप फंड में भी 16% का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये इसके पीछे जो पॉइंट्स आ रहे हैं ना वेटेज के, वो मैंने लिखे नहीं है, राउंड फिगर लिया है। इसका टोटल जो वेटेज बन गया 97% बन गया। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, लार्ज कैप साहब ने किया था, क्लोज कर दिया, वो गलती सुधार दिया। फ्लेक्सी कैप ऑलरेडी साहब एसआईपी कर रहे हैं फ्लेक्सी कैप में 2000 की, लेकिन उसका बैलेंसिंग और वेटेज सही नहीं था और वो फंड सही नहीं था। अलग अलग फ्लेक्सी कैप की अलग अलग खासियत है। यहां पर हमने फ्लेक्सी कैप सजेस्ट किया है। आपके प्रोफाइल में जो चीजें सही चल रही होगी ना, उसको हम दोबारा भी सजेस्ट करेंगे। आपको ये चिंता नहीं करनी है कि हमें कौन सा फंड सजेस्ट किया जाएगा। अगर आपके प्रोफाइल में और मार्केट सिनेरियो में सेट हो रहा है तो जरूर वो चीज आपको सजेस्ट की जाएगी। आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे इन फ्यूचर, वही हमारा काम है। तो फ्लेक्सी कैप भी 16% होना चाहिए। इस प्रकार से ये पूरा पोर्टफोलियो डिजाइन किया गया है। अब मैं आपको मूलभूत इसका जो उद्देश्य है वो बता देता हूं। जब साहब से बात हुई थी तो उन्होंने दो ही चीज हमें बताई थी कि मैं म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहा हूं लेकिन अनस्टेबल पोर्टफोलियो मेरा हो रहा है, ज्यादा वोलेटाइल हो रहा है, तो उसको भी सुधार दिया। और दूसरा ये बताया था कि मुझे जो है ना म्यूचुअल फंड से अपनी वेल्थ क्रिएट करनी है, फाइनेंशियल फ्रीडम लेना है, मैं लंबे समय तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाला हूं। तो इस हिसाब से ये वाला हमने पोर्टफोलियो सजेस्ट किया। अब इस पोर्टफोलियो में हमने मार्केट के हिसाब से कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं की है, सिर्फ 12% प्रति साल सीएजीआर की एक्सपेक्टेशन हमने की है। और साहब के पास में इन्वेस्ट करने का टाइम जो है 23 साल बचा हुआ है। साहब की आज जो एज है 37 ईयर एज है। 60 ईयर्स जो है इंडिया में रिटायरमेंट की एज मानी जाती है। इस हिसाब से 23 साल तक अगर इस पोर्टफोलियो में चलते हैं तो 60 साल की एज में साहब के पास में 2 करोड़ 40 लाख रुपया होगा।
2,40,00,000 रुपया होगा। ये मिनिमम कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूं। हालांकि बीच बीच में इसकी केयर करना, रीबैलेंसिंग करना, मार्केट सिनेरियो के हिसाब से सही अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज होती है। जब आप हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ते हैं तो मेरी टीम हर 3 महीने में सभी इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो रीचेक करती है, रीबैलेंस करती है और उसके अनुसार आप कॉल करके या मैसेज करके आपको सजेशन दिया जाता है कि अब हमने कहां जाना चाहिए और अब हमने क्या रीबैलेंस करना है और किस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है। साहब का जब रिटायरमेंट का टाइम आएगा तो रिटायरमेंट के टाइम के बाद सेकेंड इनिंग सेट होने के बाद इस पोर्टफोलियो को और ज्यादा ग्रोथ देने के लिए हम कोशिश करेंगे। बीच बीच में भी काफी बार अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी तो साहब को हम ऑलरेडी सजेस्ट करेंगे। तो इस टाइप की ये पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू मैंने आपको बताया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और आप भी चाहते हैं कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू अपनी फाइनेंशियल जर्नी सही एडवाइस के साथ शुरू करें तो हमने जो स्कैनर दिया है उसके ऊपर 499 रुपया पे करके नंबर के ऊपर व्हाट्सएप में आपने स्क्रीनशॉट शेयर कर देना है। हमारी तरफ से आपको कंसल्टेशन कॉल आ जाएगा। पोर्टफोलियो बनाना दोस्तों पूरा 1 दिन लग जाता है एक आदमी का पोर्टफोलियो बनाने में। बहुत मेहनत का काम होता है। जरूरी यह है कि आप जो कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, एनर्जी तो आप उतनी ही दे रहे हैं, पैसा तो आपकी मेहनत का उतना ही लगा रहे हैं, तो क्यों ना आप ऐसी कोशिश करें कि वो स्टेबल भी रहे और अच्छा रिटर्न भी कमा सके। वो तभी पॉसिबल होगा जब उन सब चीजों को वाकई में प्रॉपर एनालिसिस करके आप चल पाएंगे। वीडियो में ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा, अपने सभी फौजी भाइयों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।